इंट्रोडक्शन टू लॉजिक कोर्स के 11th वीक का ये 5th लेक्चर है। अभी तक हमने आर्गुमेंट्स को, जो ट्रुथ फंक्शनल आर्गुमेंट्स होते हैं, उनको वैलिड कैसे प्रूफ करते हैं ये सीखा है। इसमें ट्रुथ टेबल मेथड से उनकी वैलिडिटी टेस्ट करना हमने देखा। फिर उसकी लिमिटेशन देखी कि वो जब हमारे सिंपल स्टेटमेंट्स का नंबर बहुत बढ़ जाता है तो फिर ट्रुथ टेबल बनाना कठिन हो जाता है, तो उसकी बजाय हम लोगों ने फॉर्मल प्रूफ देना सीखा। फॉर्मल प्रूफ किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं ये सब चीज़ें हमने सीखी। इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि जब हम आर्गुमेंट्स को वैलिड नहीं प्रूफ कर पाते हैं, वैलिड प्रूफ करने के लिए फॉर्मल प्रूफ कंस्ट्रक्ट अगर नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। क्या इसका मतलब होता है कि कोई आर्गुमेंट, वो आर्गुमेंट जिसका हम फॉर्मल प्रूफ नहीं कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं वो इनवैलिड है। तो इसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी होता है कि ये जो स्थिति है कि हम किसी आर्गुमेंट के लिए फॉर्मल प्रूफ नहीं कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं, ये हमारी जो लैक ऑफ इंजेन्युइटी है उसकी वजह से भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो आर्गुमेंट इनवैलिड हो इसलिए उसका फॉर्मल प्रूफ हम नहीं दे पा रहे हों। ये दोनों स्थितियां हो सकती हैं। लेकिन केवल इतनी बात से कि किसी आर्गुमेंट का हम फॉर्मल प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं, इससे ये नहीं निकल जाता, इससे निष्कर्ष ये नहीं निकाल लेना चाहिए कि वो आर्गुमेंट इनवैलिड है, क्योंकि इसमें जो एक रीज़न हो सकता है वो नेचुरल रीज़न ये भी हो सकता है कि हम हमारी जो लैक ऑफ इंजेन्युइटी है, हमारी जो क्षमता है, बौद्धिक क्षमता, वो उसको आसानी से कर नहीं पा रही है, या हम उतनी जिस तरह से वो कंस्ट्रक्ट होगा फॉर्मल प्रूफ वो नहीं देख पा रहे हैं। तो ये पर्सनल डिफिशियंसी एक तरह से भी कही जा सकती है। तो इस कारण से हमें ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अगर कोई आर्गुमेंट इनवैलिड है तो उसकी इनवैलिडिटी का प्रूफ कैसे करते हैं ये भी जानें। तो इस लेक्चर में हम लोग आर्गुमेंट को इनवैलिड प्रूफ करना सीखेंगे कि अगर कोई इनवैलिड आर्गुमेंट है तो उसको इनवैलिड कैसे प्रूफ कर सकते हैं। देयर इज़ नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी फॉर एन इनवैलिड आर्गुमेंट। जो फॉर्मल प्रूफ्स हमने सीखे हैं वो फॉर्मल प्रूफ्स में से कोई भी किसी भी तरीके से हम फॉर्मल प्रूफ उसके लिए नहीं बना सकते हैं जो वैलिड इनवैलिड आर्गुमेंट है, क्योंकि फॉर्मल प्रूफ हमेशा वैलिड आर्गुमेंट के लिए आता है। तो फॉर्मल प्रूफ जो भी हम कंस्ट्रक्ट करना सीखे हैं वो तभी काम आएगा जब आर्गुमेंट वैलिड हो। द फेल्यूर टू गिव अ फॉर्मल प्रूफ फॉर एन आर्गुमेंट डज नॉट मीन दैट द आर्गुमेंट इन क्वेश्चन इज इनवैलिड। जैसा कि अभी हमने स्पष्ट किया आपके सामने, दिस फेल्यूर मे बी कॉज्ड इंस्टेड बाय योर ओन लैक ऑफ इंजेन्युइटी। तो अगला सवाल ये होता है कि व्हाट डज कंस्टिट्यूट अ प्रूफ दैट अ गिवन आर्गुमेंट इज इनवैलिड। कैसे एक आर्गुमेंट, क्या ऐसी चीज होती है जो कंस्टिट्यूट करती है इनवैलिडिटी के प्रूफ को। अ मेथड क्लोजली रिलेटेड टू बट कंपैरेटिवली शॉर्टर एंड ईजियर देन द ट्रुथ टेबल मेथड प्रूव्स द इनवैलिडिटी ऑफ एन इनवैलिड आर्गुमेंट। हम एक मेथड अभी सीखेंगे, वो मेथड जो ट्रुथ टेबल मेथड होता है, जो फुल फ्लेज्ड ट्रुथ टेबल बना करके वो दोनों डिसीजन करने के लिए सक्षम था वो ट्रुथ टेबल, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस थी कि हमारे जो सिंपल स्टेटमेंट का नंबर बढ़ता जाता है, तो चूंकि उनका जो ट्रुथ कॉम्बिनेशन बनाना एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाता है, इसलिए हमारे लिए वो जब सिंपल स्टेटमेंट के नंबर बढ़ने पे वो एक कठिन कार्य हो जाता है कि हम उनका ट्रुथ टेबल कैसे बनाएं। तो यहाँ पर हम उसी ट्रुथ टेबल से में जो इनवैलिडिटी प्रूफ करने का जो तरीका होता है उसी से एक आइडिया लेते हुए एक मेथड डेवलप करेंगे, और उस मेथड को फॉलो करते हुए हम किसी इनवैलिड आर्गुमेंट को इनवैलिड प्रूफ करेंगे। अब ये देखते हैं कि हम सबसे पहले ये याद करते हैं कि क्या ऐसा था जो हम ट्रुथ टेबल मेथड में इनवैलिडिटी, जब कोई आर्गुमेंट इनवैलिड प्रूफ होता था उसमें, तो वो क्या कैसे पता चलता था। रिकॉल हाउ एन इनवैलिड आर्गुमेंट इज प्रूव्ड इनवैलिड बाय अ ट्रुथ टेबल। वी नीड दैट रो only in which all the premises are true and conclusion false to prove the invalidity of an invalid argument। तो इनवैलिड आर्गुमेंट की इनवैलिडिटी प्रूफ करने के लिए वो ही केवल एक लाइन हमको चाहिए होती है जिसमें सभी प्रेमिसेस ट्रू होते हैं और कंक्लूजन फॉल्स होता है। An argument is proved invalid by displaying at least one row of its truth table
इन विच ऑल इट्स प्रेमिसेस आर ट्रू बट इट्स कंक्लूजन इज फॉल्स। अब जब हम वो एक रो हमको मिल जाती है जिसमें सारे प्रेमिसेस ट्रू हैं, कंक्लूजन फॉल्स हैं, तो वो हमको उससे एक रो ही उसको उस पूरे आर्गुमेंट फॉर्म को इनवैलिड प्रूफ करने के लिए सफिशिएंट है। हमको दूसरा तीसरा चौथा रो नहीं चाहिए होता है, एक ही रो से हमारा वो पूरा जो इनवैलिडिटी का प्रूफ है वो हो जाता है। तो अब हम उसी रो को ध्यान में रखते हुए ये उपाय सोचेंगे कि कैसे हम केवल वो रो कंस्ट्रक्ट करें जिससे ये इनवैलिड प्रूफ हो जाता है एक इनवैलिड आर्गुमेंट। इसके लिए इस चीज़ को और स्पष्ट करने के लिए हम एक आर्गुमेंट पे विचार करते हैं जो कि एक इनवैलिड आर्गुमेंट है। लेट्स कंसिडर द फॉलोइंग आर्गुमेंट, A implies B, not A, therefore not B। ये जो इनवैलिड आर्गुमेंट है इसको कहते हैं डिनाइंग द एंटीसीडेंट। इसको एक फैलेसियस आर्गुमेंट के रूप में लिया जाता है, इस फैलेसी का नाम दिया जाता है फैलेसी ऑफ डिनाइंग एंटीसीडेंट। अब इस आर्गुमेंट को अगर हम इसका स्पेसिफिक फॉर्म सामने रखना चाहें तो दिस आर्गुमेंट इज सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक आर्गुमेंट फॉर्म, P implies Q, not P, therefore not Q। अब इस आर्गुमेंट को हम अगर इसमें चूंकि नंबर सिंपल स्टेटमेंट का कम ही है या स्टेटमेंट वेरिएबल्स का 2 ही है, तो हम आसानी से इसका ट्रुथ टेबल बना सकते हैं और जो आइडिया हम समझना चाहते हैं उसको यहाँ पे पहले समझ लेंगे और उसके बाद से वही जो आइडिया रहेगा वो हर जगह पे, चाहे उस नंबर को कितना भी एक्सटेंड करते जाएं, ट्रुथ टेबल में आइडिया वही रहेगा। अब हम इसको देखते हैं कि ट्रुथ टेबल में इसकी इनवैलिडिटी हमको कैसे पता चलती है। दिस आर्गुमेंट फॉर्म कैन बी शोन टू बी इनवैलिड बाय द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो P Q, पहले ये जो दो हमारे सिंपल स्टेटमेंट फॉर्म्स हैं, सॉरी स्टेटमेंट वेरिएबल्स हैं, इनकी ट्रुथ वैल्यू कॉम्बिनेशंस हमारे पास, चूंकि ये 2 ही स्टेटमेंट वेरिएबल हैं तो टोटल 4 ट्रुथ वैल्यू कॉम्बिनेशंस आएंगे जो कि हमने शुरू के 2 कॉलम में दिखाया है। फिर हमें P implies Q जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसकी वैल्यू निकालने के लिए कॉलम बनाना पड़ेगा, नॉट P उसके लिए एक कॉलम बनाना पड़ेगा और फिर कंक्लूजन के लिए एक कॉलम बनाया है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस ट्रुथ टेबल में हमारा पहला प्रीमिस ये 3rd कॉलम से दिखाया जा रहा है, दूसरा प्रीमिस 4th कॉलम से और कंक्लूजन को 5th कॉलम में दिखाया गया है। ट्रुथ टेबल मेथड से वैलिडिटी या इनवैलिडिटी टेस्ट करने के लिए हम क्या देखते थे कि हम उन सारे लाइंस को, उन सारे रोज को पहले आइडेंटिफाई करते थे, मार्क करते थे जिसमें सभी प्रीमिसेस ट्रू हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो 2 प्रीमिसेस हैं वो यहाँ पर 2 रो ऐसे हैं जिनमें दोनों ही प्रीमिसेस ट्रू हैं, 3rd और 4th रो में। अब हमें ये देखना होता है कि इन दोनों रो में से किसी भी रो में कंक्लूजन फॉल्स तो नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि 4th रो में तो कंक्लूजन ट्रू है लेकिन 3rd रो में कंक्लूजन फॉल्स हो जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो एक लाइन ऐसी आ रही है, एक रो ऐसी हमको मिल रही है जिसमें सारे प्रीमिसेस ट्रू हैं और कंक्लूजन फॉल्स है। तो ये जो हमें रो मिल रही है, ये रो ही प्रूफ कर रही है कि ये आर्गुमेंट या ये आर्गुमेंट जिस आर्गुमेंट फॉर्म में है वो आर्गुमेंट फॉर्म इनवैलिड है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमें ये लाइन जो 3rd यहाँ पे रो है या लाइन है वही प्रूफ कर रहा है कि ये आर्गुमेंट इनवैलिड है। अब हमको समझना होगा। अब हम चलते हैं जो अब नया तरीका डेवलप करने जा रहे हैं जिसमें हम केवल इसी लाइन को इस लाइन की जो ट्रुथ वैल्यू कॉम्बिनेशंस हैं उनको प्राप्त करेंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि P जो था वो P A को डिनोट करता था और Q B के लिए रिप्लेस किया था हमने, यानी कि Q की जगह पे B सब्स्टिट्यूशन है। इस चीज़ को अब हम सीधे आर्गुमेंट में चलेंगे। आर्गुमेंट द सेम ट्रुथ वैल्यूज विच प्रूव दिस आर्गुमेंट इनवैलिड कैन बी फाउंड बाय ट्रुथ वैल्यू असाइनमेंट एज वेल। इस तरीके को कहते हैं ट्रुथ वैल्यू असाइनमेंट मेथड। इसमें इसको इस तरीके को लगाने से पहले लगाना किस तरीके से है वो सोचते हैं। तो कोई भी आर्गुमेंट इनवैलिड कब होता है? कोई भी आर्गुमेंट इनवैलिड तब होता है जब उसके सारे प्रीमिसेस ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स हो। तो सबसे पहले हमें ये ही करना होता है कि जो आर्गुमेंट का कंक्लूजन है उसको फॉल्स करना होता है। यहाँ पे कंक्लूजन नॉट बी है, यानी कि नॉट जो होगा वो बी यहाँ पे फॉल्स नहीं है बल्कि नॉट बी पूरा हमारा कंक्लूजन है। तो नॉट बी में नॉट के नीचे हम फॉल्स वैल्यू लिख देंगे। उसी तरह से 2 बातें यहाँ पे
इनवैलिडिटी के लिए ज़रूरी है सारे प्रीमिसेस ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स हो। तो सारे प्रीमिसेस ट्रू करेंगे तो सारे प्रीमिसेस में 2 प्रीमिसेस हमारे पास हैं। दूसरा प्रीमिस जो है वो नॉट ए है, उसमें जो उसको अगर ट्रू करना हुआ तो ये जो नॉट ऑपरेटर है उसके नीचे हम ट्रू सिंबल देंगे। ए के नीचे नहीं दे सकते, ए के नीचे देंगे तो केवल ए ट्रू होगा, पूरा जो नॉट ए है वो ट्रू नहीं होगा। तो हम नॉट के नीचे ट्रू वैल्यू दे रहे हैं। और उसी तरह जो पहला प्रीमिस है उसको ट्रू करने का मतलब है कि वहाँ पे जो मेन ऑपरेटर है इम्प्लाइज वो ट्रू है। तो इस तरह से हमने सबसे पहले क्या किया, उन सारे प्रीमिसेस को सारे एक आर्गुमेंट जो दिया हुआ है उसमें सभी प्रीमिसेस को ट्रू किया और कंक्लूजन को फॉल्स किया। अब इसके आगे का जो प्रोसीजर है वो ये है कि अब हम इन जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे दी हैं उससे कौन कौन सी वैल्यूज़ नेसेसिटी के साथ डिराइव की जा सकती हैं उनको हम डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नॉट बी फॉल्स है, तो इससे हम नेसेसरली निकाल सकते हैं, पूरी निश्चितता के साथ ये निकाल सकते हैं कि नॉट बी अगर फॉल्स है तो बी क्या होगा, ट्रू होगा। अब हमें बी की वैल्यू जब मिल गई तो बी हमारे इस आर्गुमेंट में जहाँ जहाँ है उस हर जगह पे बी की वैल्यू को पुट कर देंगे। अब बी की वैल्यू यहाँ भी ट्रू हो जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि ये एक इम्प्लीकेशन है जिसमें कंसिक्वेंट ट्रू है और इम्प्लीकेशन भी ट्रू है। तो ये जो यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ट्रू होगा तो भी यहाँ पे कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं आएगी, फॉल्स होगा अगर ए की वैल्यू लेंगे तो भी इनकन्सिस्टेंसी नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे चूंकि नेसेसिटी से यहाँ पे वैल्यू नहीं निकल रही है तो हम इसको अभी होल्ड किए रहेंगे, इसको अभी हम नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे, जहाँ पे वैल्यूज़ हमें पूरी नेसेसिटी के साथ डिराइव कर सकते हैं उन वैल्यूज़ को डिराइव करेंगे। तो दूसरे प्रीमिस में अगर देखें तो दूसरे प्रीमिस में नॉट ए ट्रू लिया गया है, तो ए की वैल्यू निश्चित रूप से फॉल्स होगी। अब हम इस ए की वैल्यू को यहाँ पे पहले प्रीमिस में रख देंगे और ऐसा करने से हमको देख रहे हैं कि कोई भी इनकन्सिस्टेंसी नहीं आई। और इस तरह से हमने पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, पूरा कंसिस्टेंटली कहने का यहाँ जो मतलब है वो ये है कि एक जो सिंपल स्टेटमेंट है उसकी 2 वैल्यूज़ नहीं आई और न ही जो ऑपरेटर्स जिस तरह से फंक्शनिंग करते हैं उनकी जो ऑपरेटर्स के साथ वैल्यूज़ हैं उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो ये जो दोनों चीज़ें नहीं आ रही हैं तो हम कहेंगे कि जो भी जिस चीज़ की वैल्यू होनी चाहिए थी वो है और पूरी तरह कंसिस्टेंट है। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ए और बी की वैल्यूज़ हैं उन ए और बी की वैल्यूज़ पे ये पूरा आर्गुमेंट ऐसा बन जा रहा है कि जो प्रीमिसेस हैं वो सभी के सभी ट्रू हो जा रहे हैं और कंक्लूजन फॉल्स हो जा रहा है। इस वजह से ये हमने क्या किया, हमने उन वैल्यूज़ का पता लगा लिया, ए और बी की उन वैल्यूज़ का पता लगा लिया जिन वैल्यूज़ पे ये पूरे आर्गुमेंट ऐसा हो जाएगा कि इसके सारे प्रीमिसेस ट्रू हो जाएं और कंक्लूजन फॉल्स हो जाए। तो इस ए और बी की वैल्यू को हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे ए और बी की वैल्यू के लिए। और ए का वैल्यू हम देख रहे हैं फॉल्स मिला है, बी की वैल्यू हमको ट्रू मिली है, यानी कि ए की वैल्यू अगर फॉल्स हो, बी की वैल्यू ट्रू हो तो ये आर्गुमेंट के सारे प्रीमिसेस ट्रू हो जाएंगे, कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा। हमने ये दिखा दिया और जब ऐसा हमने दिखा दिया मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि ये आर्गुमेंट इनवैलिड है, यानी कि इस ये आर्गुमेंट जिस फॉर्म में है उसमें ऐसी संभावना है कि उसको एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंस उसका हो सकता है जिसके सारे प्रीमिसेस ट्रू हैं और कंक्लूजन फॉल्स हैं। हमने ऐसा कर लिया और ये जो हमको ए और बी की फॉल्स और ट्रू वैल्यूज़ मिली हैं, अब हम चलते हैं ट्रूथ टेबल में इसी चीज़ को देखते हैं कि हमने पी के लिए पी का क्या है, पी ए की जगह पे जो हमने फॉर्म उसका एक्सट्रैक्ट किया था तो पी रख दिया था और बी की जगह पे क्यू रख दिया था। तो अब हम देख रहे हैं कि ये थर्ड रो में ए की वैल्यू क्या है, फॉल्स है और बी की वैल्यू ट्रू है। एग्जैक्ट वही यहाँ पे वैल्यूज़ हमको मिली हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हम एक तरह से रिवर्स वे में वैल्यू डेरिवेशन कर रहे थे, वैल्यू असाइनमेंट कर रहे थे। जो कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं उनसे सिंपल स्टेटमेंट की वैल्यू डिराइव कर रहे थे और इसके लिए हम जो स्टेप ले रहे थे उसमें हर स्टेप आगे तभी बढ़ रहे थे जब वैल्यूज़ नेसेसिटी के साथ डिराइव कर सकते थे। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं कहीं पे हम पूरी नेसेसिटी के साथ वैल्यू डिराइव न कर पाएँ तो वहाँ हमें अल्टरनेटिव वैल्यूज़ रख के ये एडजस्टमेंट करना होता है कि सारे प्रीमिसेस ट्रू हो जाएं और कंक्लूजन फॉल्स हो जाएं। अगर हम ऐसा कंसिस्टेंटली कर पाते हैं तो हम कहते हैं कि आर्गुमेंट को हमने इनवैलिड प्रूफ कर दिया।
लेकिन जब तक हम नेसेसिटी के साथ वैल्यूज़ डिराइव कर सकते हैं तब तक हम उन्हीं वैल्यूज़ को डिराइव करते हैं जिनको हम नेसेसिटी के साथ डिराइव कर पाते हैं, और उन वैल्यूज़ को तब तक नहीं डिराइव करते हैं जब तक उनको हम पूरी नेसेसिटी के साथ ना डिराइव करने। तो नेसेसिटी के साथ जब तक हम एक एक स्टेप आगे बढ़ पा रहे हैं तो सबसे प्रेफर करते हैं हम नेसेसिटी वाले के साथ डेरिवेशन, वैल्यू डेरिवेशन करना। तो इस मेथड को हम कहते हैं वैल्यू असाइनमेंट मेथड टू प्रूव द इनवैलिडिटी ऑफ एन आर्गुमेंट ऑफ स्पेसिफिकली इनवैलिड आर्गुमेंट्स, क्योंकि इनवैलिडिटी हम केवल इनवैलिड आर्गुमेंट्स का ही प्रूव कर सकते हैं। ये जो मेथड हमने सीखा उसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ एक आर्गुमेंट है, प्रूव द इनवैलिडिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द मेथड ऑफ असाइनिंग ट्रुथ वैल्यूज। इस आर्गुमेंट को और इसी तरह के कुछ और आर्गुमेंट्स हम देखेंगे। तो इस आर्गुमेंट को वैल्यू असाइनमेंट मेथड से इस आर्गुमेंट को इनवैलिड प्रूफ करना है। ऑब्वियस है कि ये एक इनवैलिड आर्गुमेंट है और बस हमको करना क्या है, वैल्यू असाइन इस तरह से कंसिस्टेंटली करना है कि हम ये दिखा पाएँ कि सारे प्रीमिसेस इन वैल्यूज़ पे ट्रू हैं और कंक्लूजन फॉल्स है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि कंक्लूजन को पहले फॉल्स अज्यूम करना है। कंक्लूजन को फॉल्स अज्यूम करने का मतलब उसमें जो मेन ऑपरेटर है उसको फॉल्स अज्यूम करना और प्रीमिसेस को ट्रू करना है। प्रीमिसेस में भी हम जब ट्रू करेंगे तो मेन ऑपरेटर को ध्यान देंगे, उनको ट्रुथ वैल्यूज असाइन करेंगे। अब हमने जब ये कर दिया तो अगला हमारा काम हो जाता है कि अब बचे हुए जो कंपोनेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ को जहाँ भी हम नेसेसिटी के साथ डिराइव कर सकते हैं पहले उनको डिराइव करें। अब हम देख रहे हैं कि ये जो कंक्लूजन है हमारा वो एक डिसजंक्शन है जो कि जिसकी वैल्यू है फॉल्स। तो निश्चित रूप से उसके दोनों डिसजंक्ट्स फॉल्स होंगे तभी ये डिसजंक्शन फॉल्स हो सकता है। तो इसलिए बी और सी की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी फॉल्स। अब ये जो हमको वैल्यूज़ मिली हैं फॉल्स वैल्यूज़, अब आगे बढ़ते हैं। अब बी और सी की जो वैल्यूज़ मिली हैं उनको हम उस आर्गुमेंट में बाकी जगह पे जो जब भी बी और सी आए हुए हैं उन्हीं वैल्यूज़ को पुट कर देंगे ताकि कंसिस्टेंसी रहे। तो बी जहाँ जहाँ आया है वहाँ हम फॉल्स वैल्यू रखेंगे, सी जहाँ जहाँ आया है अगेन फॉल्स वैल्यू रखेंगे। अब हम चलते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं और अगले जो प्रीमिसेस हैं जिनकी वैल्यूज़, जिन कंपोनेंट्स की वैल्यू अभी डिराइव नहीं हुई है उनको डिराइव करने के लिए अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो पहला प्रीमिस है वो एक इम्प्लीकेशन है जिसमें इम्प्लीकेशन ट्रू है और उसका कंसिक्वेंट फॉल्स है। अब इसमें ये निश्चित हो जाता है कि इसका जो एंटीसीडेंट होगा वो फॉल्स ही होगा, क्योंकि अगर इसके एंटीसीडेंट को हम ट्रू माने तो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स ये हो जाएगा, तब हमारा इम्प्लीकेशन फॉल्स हो जाएगा। तो इम्प्लीकेशन का ट्रू होना और कंसिक्वेंट का फॉल्स होना ये निश्चित कर देता है कि एंटीसीडेंट भी फॉल्स ही होगा। तो अब हमें ए की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू हमें मिली फॉल्स। अब हमें जहाँ जहाँ पर ए है उस आर्गुमेंट में वहाँ पर फॉल्स वैल्यू उस ए की रख देंगे। अब आगे देखते हैं कि जो तीसरा प्रीमिस है, तीसरे प्रीमिस में जो तीसरा प्रीमिस एक डिसजंक्शन है। डिसजंक्टिव फंक्शन को बताया गया है कि वो ट्रू है और उसका एक डिसजंक्ट फॉल्स हो गया। अगर दूसरा डिसजंक्ट भी फॉल्स हुआ तो डिसजंक्शन ट्रू नहीं हो पाएगा, यानी कि निश्चित हो जा रहा है कि दूसरा डिसजंक्ट निश्चित रूप से ट्रू ही होगा क्योंकि डिसजंक्शन ट्रू है और एक डिसजंक्ट ऑलरेडी फॉल्स हो चुका है। तो ये जो डी की वैल्यू हमको ट्रू निश्चित रूप से मिल जा रही है। अब ये डी की वैल्यू हम जहाँ जहाँ डी होगा वहाँ वहाँ पुट कर देंगे। अब ये देखेंगे जो लास्ट टाइम हम पुट कर रहे हैं डी की वैल्यू वो जिन ऑपरेटर के साथ जिससे जुड़ा हुआ है वो ऑपरेटर की वैल्यू और जिसके साथ जुड़ा हुआ है वहाँ पे कोई इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं आ रही है। अब हम देखेंगे कि ये जो डी है वो कंसिक्वेंट है, इसका इम्प्लीकेशन ट्रू है, इम्प्लीकेशन ट्रू है और जो कंसिक्वेंट ट्रू है। तो अब इसमें इनकन्सिस्टेंसी आने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि इम्प्लीकेशन तभी फॉल्स होता है जब कंसिक्वेंट फॉल्स हो और एंटीसीडेंट ट्रू हो। जब कंसिक्वेंट ट्रू हो गया तो अब ये इनकन्सिस्टेंट या फॉल्स हो जाएगा, या जो वैल्यू यहाँ पे ट्रू रखी गई है उससे उलट कुछ आएगा, ऐसे संभावना नहीं रह जाती है। तो हमने क्या किया, इस आर्गुमेंट में सारी वैल्यूज़ डिराइव कर ली, इन सब जितने इसके कंपोनेंट थे सबको वैल्यू असाइन कर दिया और इन सारी वैल्यूज़ पे हम देख रहे हैं कि इन वैल्यूज़ पे जो प्रीमिसेस हैं वो सब के सब ट्रू आएंगे और कंक्लूजन फॉल्स आएगा। यानी कि ए अगर फॉल्स है और बी अगर फॉल्स है तो ए को फॉल्स और बी को फॉल्स अज्यूम करें। यहाँ एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बना करके हम क्या करेंगे, जितने इसमें सिंपल स्टेटमेंट्स हैं उनके लिए जो वैल्यूज़ हमने डिराइव की हैं वो रख देंगे। ए हमने फॉल्स डिराइव किया है,
बी फॉल्स है, सी ये भी फॉल्स है, डी ये ट्रू है। अगेन ए बी सी डी इतने ही हमारे पास चार ही टोटल कंपोनेंट सिंपल स्टेटमेंट्स थे, तो हमें चार के लिए ही कॉलम, चार ही कॉलम बनाने की ज़रूरत है। ये वैल्यू जो ए बी सी डी की हमने प्राप्त की है, यानी कि ए बी सी फॉल्स और डी ट्रू, इन वैल्यूज़ पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये आर्गुमेंट है, इस आर्गुमेंट के सभी प्रीमिसेस ट्रू हो जाते हैं और कंक्लूजन फॉल्स हो रहे हैं। इसकी वजह से ये वैल्यूज़ ये प्रूव कर रही हैं कि ये आर्गुमेंट इनवैलिड है, और इस तरह से इनवैलिडिटी प्रूव किया जाता है ट्रूथ वैल्यू असाइनमेंट मेथड के द्वारा। इसके लिए एक और आर्गुमेंट लेकर इस मेथड को सीखते हैं कैसे अप्लाई किया जा रहा है। ये एक आर्गुमेंट है जिसकी इनवैलिडिटी, एक इनवैलिड आर्गुमेंट है जिसकी इनवैलिडिटी प्रूव करनी है अगेन ट्रूथ वैल्यू असाइनमेंट मेथड के द्वारा। इसके लिए हमने ये देखा है कि क्या करना होता है। सबसे पहले हमें जो कंक्लूजन है उसको फॉल्स वैल्यू देनी होती है और सारे प्रीमिसेस को ट्रू वैल्यू देनी होती है। तो कंक्लूजन को हम फॉल्स करेंगे और प्रीमिसेस को ट्रू करेंगे। अगर सारे प्रीमिसेस, तीन प्रीमिसेस हैं हमारे पास, तीसरे प्रीमिस को ट्रू करने का मतलब है यहाँ पे इम्प्लीकेशन को ट्रू किया जाए, क्योंकि वो इम्प्लीकेशन ही मेन ऑपरेटर है। दूसरे प्रीमिस को भी ट्रू करने का मतलब है कि यहाँ पे जो मेन ऑपरेटर है इम्प्लीकेशन उसको ट्रू किया जाए। पहले प्रीमिस को ट्रू करने का मतलब है कि यहाँ पे जो निगेशन है, यहाँ पे निगेशन ही मेन ऑपरेटर बन के आ रहा है, क्योंकि पूरे ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन रखा गया है उस पर निगेशन लगा हुआ है। तो इस तरह से हमने ये पहले सुनिश्चित किया कि हम सारे प्रीमिसेस को ट्रू वैल्यू दें और कंक्लूजन को फॉल्स वैल्यू दें। अब आगे के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ डिराइव करेंगे, और आगे के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ डिराइव करते हुए हम सभी कंपोनेंट्स की वैल्यू निकालेंगे और उसमें ध्यान रखेंगे कि आगे बढ़ते जाएंगे तो उस वे में बढ़ेंगे कि जहाँ पे वैल्यूज़ पूरी निश्चितता के साथ निकलेंगी, पूरी सर्टेनिटी के साथ निकलेंगी, नेसेसिटी के साथ डिराइव होंगी, उन्हीं को ही हम पहले डिराइव करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि जी की वैल्यू हमने ऑलरेडी डिराइव कर ली है, तो जी जहाँ जहाँ पर भी इस आर्गुमेंट में है सब जगह पे उसकी वैल्यू को रख देंगे। जी फॉल्स वैल्यू है तो जी हमारे पास दो जगह आर्गुमेंट में और है, तो वहाँ पे हमने फॉल्स वैल्यू रख दी। अब हम देखते हैं कि तीसरे प्रीमिस को लेते हैं। तीसरे प्रीमिस में इम्प्लीकेशन ट्रू है और कंसिक्वेंट फॉल्स है, तो अब इसके एंटीसीडेंट को निश्चित रूप से फॉल्स ही होना पड़ेगा, क्योंकि अगर एंटीसीडेंट ट्रू किया गया तो ये इम्प्लीकेशन फॉल्स हो जाएगा। तो हमें अगर पहले से पता है कि ये इम्प्लीकेशन ट्रू है और कंसिक्वेंट फॉल्स है, तो एंटीसीडेंट को निश्चित रूप से फॉल्स करना पड़ेगा। अब एच की वैल्यू हमको फॉल्स मिल गई। अब एच जहाँ जहाँ पर भी उस आर्गुमेंट में है वहाँ पे इसकी वैल्यू रख लेते हैं। अब यहाँ पर हम इस जो दूसरे प्रीमिस का कंसिक्वेंट है जी डॉट एच, उसमें कुछ हम डिराइव कर सकते हैं वैल्यू। जी भी फॉल्स है, एच भी फॉल्स है, तो ये पूरे कंसिक्वेंट की वैल्यू हमको, यानी कि डॉट की वैल्यू फॉल्स मिल जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि जो ये दूसरा प्रीमिस है, दूसरे प्रीमिस का कंसिक्वेंट फॉल्स है, जबकि इम्प्लीकेशन यानी कि उसका मेन ऑपरेटर ट्रू है। अब इसकी वजह से क्या है कि इसमें निश्चित हो जाता है कि इसका भी एंटीसीडेंट ट्रू ही होगा, ट्रू नहीं होगा बल्कि निश्चित रूप से फॉल्स होगा। तो इसके एंटीसीडेंट को हम फॉल्स करते हैं और उसका एंटीसीडेंट है नॉट ई डॉट नॉट एफ, जिसमें मेन ऑपरेटर डॉट है, तो उस डॉट के नीचे हम एफ लिख देंगे। अब इस डॉट के फॉल्स होने से एक चीज़ निश्चित होती है कि या तो नॉट ई फॉल्स है या तो नॉट एफ फॉल्स है या दोनों फॉल्स हैं। तो इतनी सारी संभावनाएं हैं, तो हम अभी यहाँ पे ये विचार नहीं करेंगे कि किसकी वैल्यू क्या है। हम चलते हैं वहाँ पहले प्रीमिस में, ये देखते हैं कि वहाँ पे निश्चित रूप से कोई वैल्यू निकाली जा सकती है कि नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि निगेशन ई डॉट एफ फॉल्स है, तो ई डॉट एफ क्या होगा, वो निश्चित रूप से निगेशन ई डॉट एफ ट्रू है, तो ई डॉट एफ निश्चित रूप से फॉल्स हो जाएगा। अब ई डॉट एफ फॉल्स है, इसका मतलब ये हुआ कि या तो ई फॉल्स है या तो एफ फॉल्स है या तो दोनों फॉल्स हैं। उसी तरह हमने देखा था कि दूसरे प्रीमिस में जो हमको कंपाउंड स्टेटमेंट नॉट ई डॉट नॉट एफ मिल रहा है, उसमें भी स्थिति ये है कि या तो नॉट ई फॉल्स है या तो नॉट एफ फॉल्स है या तो दोनों फॉल्स है। तो इन दोनों में कंसिस्टेंटली इन दोनों को फॉल्स करने के लिए, यानी कि ई डॉट एफ को फॉल्स करने के लिए और नॉट ई डॉट नॉट एफ दोनों को कंसिस्टेंटली फॉल्स करने के लिए हमें क्या करना होगा
किसी एक को भी ट्रू करना होगा, दूसरे को फॉल्स करना होगा, और जैसे ही किसी एक को ट्रू और दूसरे को फॉल्स करेंगे तो दूसरे एक्सप्रेशन में जब वो चीज़ जाएगा तो दूसरा एक्सप्रेशन चूंकि उनका एग्जैक्ट अपोजिट है तो उनकी वैल्यूज़ पलट जाएंगी, यानी कि जो फॉल्स था वो ट्रू हो जाएगा, ट्रू वाला फॉल्स हो जाएगा, तो दोनों में ही एक कंजंक्ट हमेशा फॉल्स रहेगा और इस तरह से हम कंसिस्टेंटली इनकी वैल्यूज़ प्राप्त कर सकते हैं। तो हम ई को ट्रू कर लेते हैं, एफ को फॉल्स कर लेते हैं, और इस तरह से ई की वैल्यू अगर हम ट्रू करेंगे तो नॉट ई क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और एफ की वैल्यू हमने फॉल्स की है तो अब नॉट ई क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब नॉट ई नॉट एफ भी फॉल्स रह गया क्योंकि एक कंजंक्ट इनका फॉल्स है, दूसरा कंजंक्ट ट्रू है। उसी प्रकार से ई डॉट एफ में चूंकि एक कंजंक्ट ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो ये कंजंक्शन भी फॉल्स हो गया। हमने क्या किया, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ सारे प्रीमिसेस इन वैल्यूज़ पे ट्रू हैं ये दिखाया और कंक्लूजन फॉल्स है इस तरह से दिखाया। तो अब आगे का जो काम है उसमें हमें एक टेबल बनाना होगा। टेबल में हम जो सिंपल स्टेटमेंट है उनको पहले लिखेंगे, ई एफ जी एच, यही 4 कंपोनेंट्स हैं, सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। इनकी वैल्यू जो हमने डिराइव की हैं वो रख देते हैं। ई की वैल्यू हमें मिली है ट्रू, एफ की वैल्यू फॉल्स है, जी की वैल्यू फॉल्स है और एच की वैल्यू भी फॉल्स है, यानी कि ई एफ जी एच की इन वैल्यूज़ पे ये जो आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट ये प्रूव हो जाता है कि ये आर्गुमेंट इन वैल्यूज से प्रूव हो जाता है कि ये आर्गुमेंट इनवैलिड है। और इन वैल्यूज ई एफ जी एच की इन वैल्यूज से ये आर्गुमेंट इनवैलिड क्यों प्रूव होता है, क्योंकि इन वैल्यूज़ को अगर हम इस आर्गुमेंट में रखते हैं तो सारे प्रीमिसेस ट्रू हो जाते हैं और कंक्लूजन फॉल्स हो जाता है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने इनवैलिडिटी प्रूफ करने का जो ट्रूथ वैल्यू असाइनमेंट मेथड होता है वो सीखा, और उसके लिए वो उसकी जो थ्योरेटिकल बातें हैं उनको सीखने के बाद हमने कुछ प्रैक्टिस भी किया, कुछ आर्गुमेंट्स को किस तरह से उनकी इनवैलिडिटी प्रूफ की जाती है वो उन थियरीज़ को अप्लाई करके उन क्वेश्चंस में लगाया, देखा, समझा। तो यहाँ पर जो हमारा 3 वीक से चला आ रहा है प्रोपोजिशनल लॉजिक का डिस्कशन, हमारे पूरे कोर्स का तो ये 11th वीक है, लेकिन जो इस पे उसमें एक पार्ट जो प्रोपोजिशनल लॉजिक का है उसको हम पिछले इस वीक को अगर इंक्लूड करते हुए बोलें तो हमने लास्ट 3 वीक इस पूरे प्रोपोजिशनल लॉजिक को डिस्कस किया। प्रोपोजिशनल लॉजिक के डिस्कशन को हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे और ये लेक्चर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इसके साथ साथ जो हमारा 11th वीक का डिस्कशन है उसको भी हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। मिलेंगे अगले वीक में इंडक्टिव रीजनिंग के डिस्कशन के साथ। इंडक्टिव रीजनिंग से रिलेटेड जो बातें हैं वो इंडक्टिव रीजनिंग कितने प्रकार के होते हैं और उनके और भी उनसे रिलेटेड जो साइंटिफिक मेथड्स हैं एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी के उनको देखेंगे। तो इस लेक्चर में इस वीक में इतना ही। धन्यवाद।